विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसमें ए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेपर एंड पॉलीथीन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी, पॉलीथीन। सेकंड क्वेश्चन है द मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सोडियम। ओके स्टूडेंट। तो थर्ड क्वेश्चन है कोल इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेंचुरी, बायोडायवर्सिटी, पैलेसेस एंड बीच। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेंचुरी। और फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए स्टूडेंट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ए बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, अ वुमेन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अ मैन। मैन की क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट। सेवंथ क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर, सल्फेट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डिस्टिल्ड वाटर। ओके स्टूडेंट। अब एट क्वेश्चन देखिए द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड। तो इसका आंसर हमको पता है रिक्टर स्केल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? रिक्टर स्केल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू सोइल पार्टिकल्स, फॉग, सीएफसी एंड एसिड रेन। तो इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? एसिड रेन। इसका हमने देखा था एग्जांपल भी क्या देखा था? ताजमहल। ओके स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एडेड टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट लेवल इन द सोइल ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, सीड्स, वाटर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इंसेक्टिसाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन डैश इज द प्रोसेस ऑफ लूजन सोइल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? टिलिंग। क्या जाएगा स्टूडेंट? टिलिंग या फिर प्लगिंग। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन ऑफ डैश इज इन अल्कोहल हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या जाएगा? रिफाइनिंग। क्या जाएगा? रिफाइनिंग। ओके स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके स्टूडेंट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेटामोरफोसिस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेटामोरफोसिस। ओके स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड हमारा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें क्वेश्चन 1 है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप के क्या लिख सकते हो आप? खरीफ क्रॉप के लिख सकते हो आप कॉटन या फिर मेज, ये लिख सकते हो। ग्राउंडनट भी आ सकता है। 2 एग्जांपल्स है तो हम 2 एग्जांपल्स बता देंगे। रबी क्रॉप्स की क्या हो जाएंगी? रबी क्रॉप्स हो जाएगी पीस और व्हीट। ओके स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ 2 नॉन मेटल सब्सटेंस। तो इसमें आप क्या लिख देंगे? सल्फर, कार्बन। अब हमें 2 लिखना है तो ये हम छोड़ देंगे, सल्फर एंड कार्बन। ऐसे बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा लिख देंगे। ओके स्टूडेंट। फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए। तो पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे? देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस young ones like them. It helps to carry on their generation. Its reproduction does not take place. No living being will survive on earth. तो इसमें आप ये लिख देंगे। ओके स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बॉडी।
देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे, तो देखिए स्टूडेंट इसमें आप क्या लिखेंगे, बडिंग में, बडिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a new organism develops from an outgrowth or bud due to cell division at one particular site. For example, the small bulb-like projection coming out from the yeast cell is known as a bud. तो देखिए स्टूडेंट अगर एक नंबर में पूछता है तो आप इतना जो आप इतना आंसर आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर का आता है तो इसमें आप डिफाइन कर देंगे इस डायग्राम के थ्रू। इसमें सबसे पहले डायग्राम क्या है, पेरेंट हाइड्रा, इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर डेवलपिंग बर्ड, और इसके बाद क्या हो रहा है न्यू बर्ड बन चुका है, और इसके बाद न्यू हाइड्रा एक फॉर्म हो चुका है। ओके स्टूडेंट, तो ये हम बडिंग में डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी को करते हैं जो कि क्वेश्चन 4 से स्टार्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट बी में क्या है, क्वेश्चन 4 मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो आपको इसमें मैच करना है। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के कारण इनमें से कौन सा आएगा, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, देखो फिक्सिंग नाइट्रोजन नहीं होता, कर्ड नहीं होता, ब्रेड नहीं होता, कोजिंग मलेरिया, कोलेरा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ई, कोजिंग कोलेरा। अब सेकंड देखिए राइजोबियम, राइजोबियम किस क्या मतलब है, फिक्सिंग नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए लैक्टोबैसिलस, इसका क्या आएगा, सेटिंग ऑफ कर्ड। इसके बाद यीस्ट, इसका क्या होगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। इसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, कोजिंग मलेरिया के कारण। और वायरस, वायरस का क्या होगा, एड्स। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको फिल करके आ सकते हो अपने एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीथीन। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आप अपने एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे, स्टूडेंट इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, पॉलीथीन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कैन बी रिपीटेडली heated and molded into any desired shape। तो इसमें आप 1 नंबर के हिसाब से इतना लिख कर आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है describe the greenhouse effect in your word। देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे the warming up of the earth due to trapping heat rays by carbon dioxide। इसे आप जरूर मेंशन करके आइए, कार्बन डाइऑक्साइड in air is called greenhouse effect। This effect helps in keeping the surface of earth warm। इसी के कारण क्या होती है, हमारा जो प्लेनेट है वो क्या होता है, वार्म कर लेता है अपने आप को। किसके कारण, CO2 गैस के कारण, क्योंकि CO2 क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को वार्म रखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, इसके आंसर में आप लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स मेल गैमेट्स while the female reproductive organ ovaries produce ova यानी कि female gametes। The sperms are ejected inside female bodies where they fuse with ovum and form zygote called internal fertilization। नेक्स्ट क्वेश्चन है explain why sportsmen use shoes with spike। तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे sportsmen use shoes with spikes because of the better grip given by spikes while running। This is because the force of friction, ये आप मेंशन जरूर करके आना, force of friction between the shoes and the ground increases with the help of spikes। ओके स्टूडेंट, इसकी वजह से क्या होता है, स्पाइक्स की वजह से, स्पाइक्स की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको बेटर ग्रिप मिलती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us। Lightning is earlier and thunder is heard later। Can you explain why? तो इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे, इसके आंसर में आप लिखेंगे lightning is seen earlier than the thunder because speed of light is more than the speed of sound। Therefore, even though both occurs at same time and place in the sky, lightning is seen earlier। तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, लाइटनिंग दिखेगी, और थंडर का जो साउंड होगा वो हमें बाद में दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि देखिए स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड्स एंड बी
immersion rods for heating liquids are made up of metallic substance। देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे हम, और इनके आंसर आप किस तरह से अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एल्यूमिनियम इज malleable so and does not react with food items so it is used to wrap food items। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये नॉट रिएक्ट करती है फूड के साथ। ओके, सेकंड इसका जो पार्ट है इसमें क्या लिखेंगे आप, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सो इमर्शन रोड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। क्यों होता है ये, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसकी वजह से हम इमर्शन रोड में मेटल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर डिपार्टमेंट has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day. Would you carry an umbrella? Explain. तो इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे, देखिए, No, we should not carry an umbrella in a thunderstorm because thunderstorms are generally accompanied by lightning. Electric discharge from the clouds can travel through the metallic rod of the umbrella during lightning. This may give an electric shock to the person who is carrying it. अब इसमें क्या होता है, जब वो अम्ब्रेला लेके जाता है तो उसमें मेटेलिक रोड होती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, अब मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर्सन को शॉक लग सकता है। इसलिए हमें उसे थंडरस्टॉर्म में अम्ब्रेला को कैरी नहीं करना चाहिए। डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव? एक्सप्लेन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे नो, द स्टार्स इन द स्काई डू नॉट मूव सिंस अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें वो क्या होते हैं, अपीयर्स होते हैं, अपीयर होते हैं वो। बाकी क्या होते हैं, वो स्टार्स क्या होते हैं, डू नॉट मूव होते हैं। लेकिन क्या होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण वो हमें क्या नजर आते हैं, मूव करते हुए नजर आते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वन महोत्सव? तो इसमें आपको कैसे लिखना है, देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, वन महोत्सव इज एन एनुअल 1 week ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इन इंडिया विच इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1950 बाय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी बाय प्लांटिंग अ ट्री एट राजघाट दिल्ली। तो इसमें आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पार्ट बी खत्म होता है और अब हम पार्ट सी को करते हैं। पार्ट सी में हमारा क्वेश्चन 14 से स्टार्ट है और इसमें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो हमें जो क्वेश्चन है उसको 3 नंबर के हिसाब से ही आंसर देना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? एक्सप्लेन। तो इसके आंसर में आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, इफ द फूड इज नॉट कवर्ड प्रॉपर्ली, स्टोर्ड प्रॉपर्ली और प्रिजर्व्ड प्रॉपर्ली, then it gets spoiled by the action of microorganisms on it. The disease caused due to presence of large number of microorganisms in the food due to toxic nature is called food poisoning. सबसे पहले आप फूड पॉइजनिंग के बारे में बता देंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें आपको फाइंडिंग, जैसे हमको मालूम कैसे चलेगा कि फूड पॉइजनिंग वाला फूड है या नहीं, तो इसमें हमको 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले the spoiled food gives foul smell and bad taste. Okay, and इसमें B क्या लिखेंगे हम, its color may also change. Okay, और इसमें मेजर सिम्टम्स क्या होंगे, वोमिटिंग, हेडेक, डायरिया, ये हमें हो सकते हैं। तो इसमें आप इस तरह से अपने आंसर को लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे आयरन नेल्स गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। ओके, सेकंड में आप लिखेंगे प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। ओके, और थर्ड लिखेंगे आप प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ फूड अनलाइक एल्यूमिनियम कंटेनर। तो आप इस तरह से अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसके आंसर में हम लिखेंगे नो, वी कैन नॉट स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड लेमन इज एसिडिक। द एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन which would spoil the food and makes it
अनफिट टू यूज। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और लेमन क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जो हमारा फूड होगा वो स्पॉइल हो सकता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे, देखिए इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये एक बहुत वेरी स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसको बनने में काफी समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। हेंस द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज इज लिमिटेड एंड इज बीइंग एग्जॉस्टेड बाय एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड ग्रोथ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है। Thus fossil fuels are exhaustible natural resources. Okay, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, give examples to show that friction is both a friend and a foe. तो इसमें आप लिखेंगे friction is friend, इसके 3 पॉइंट, और friction is foe, इसके 3 पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, friction allows us to grip and catch different objects। फिर इसके बाद लिखेंगे it helps us to walk comfortably on the surface, और इसके बाद इट हेल्प टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए फ्रिक्शन क्या करता है, हमें कैच और ग्रिप करने में मदद करता है। उसके बाद हम जब चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं। इसके बाद मिनिमाइज करता है वो स्पीड को और स्टॉप को। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और उसमें आप ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने पर स्पीड कम होती है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। और अगर हमें साइकिल को रोकनी है तो वो स्टॉप जो होती है वो भी फ्रिक्शन की वजह से होती है, क्योंकि उसमें क्या ब्रेक लगा होता है, और ब्रेक और ये टायर होता है, और ब्रेक जैसे ही अप्लाई करते हैं टायर पर तो क्या होता है, ये इसमें फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई होने से क्या होता है, साइकिल रुक जाती है। ओके, अब देखिए फ्रिक्शन इज फोर्स कैसे होता है। फर्स्ट, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर इन ऑब्जेक्ट। आपकी कोई भी मशीन का पार्ट है वो क्या होगी, फ्रिक्शन से बार बार फ्रिक्शन होगा उसमें, तो क्या होगा, मशीन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं ना। सेकंड वाला, इट कॉजेज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ मशीन, जो मैंने अभी भी बताया। और ये वियर एंड टियर ये तो करता ही है, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द मशीन्स और टूल्स रेगुलर मेंटेनेंस ड्यू टू विच अ लॉट ऑफ मनी इज वेस्टेज। अब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा मनी लगानी पड़ेगी मेंटेनेंस में, इसकी कॉस्ट आएगी मेंटेनेंस, इसको ठीक करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 लिक्विड्स व्हिच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट किन किन लिक्विड से हो सकती है। तो इसके आंसर में देखिए आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे लिक्विड्स लाइक लेमन जूस, विनेगर एंड सोल्ट सॉल्यूशन will cause the magnetic needle to deflect. In short, any liquid solution containing salt, acidic or basic will causes this effect. अब इसमें जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक नीडल वो डिफ्लेक्ट क्यों होती है, या तो कोई भी सॉल्यूशन यदि वो एसिडिक हो या फिर वो बेसिक हो, अगर ये दोनों इनमें से कोई सा भी हो तो उसके वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है। तो आप इसमें कोई से भी तीनों लिख सकते हैं, जैसे मान लो लेमन जूस, विनेगर और सोल्ट सॉल्यूशन आपने लिख दिया, तो इसमें आप बेसिक वाले सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन earthquake strikes, what precautions would you take to protect yourself? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आप क्या लिख कर आ सकते हैं, तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला, ट्राई टू मूव टू एन ओपन स्पेस। सेकंड पॉइंट लिखना है, वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्रीज, बिल्डिंग और ओवरहेड पावर लाइन्स। और इसमें थर्ड पॉइंट लिखना है आपको, इफ ट्रैवलिंग इन अ बस और अ कार देन डोंट कम आउट व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव इन एन ओपन फील्ड। ओके, तो आपको इसमें तीनों पॉइंट को लिख कर आ जाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक्सप्लेन। तो इसमें आप क्या लिख कर आएंगे, इसमें आपको लिखना है, मैन मेड सैटेलाइट्स व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस बाय रॉकेट और सम सैटेलाइट। इसमें आप 2 एग्जांपल भी लिख कर आ सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है आर्यभट्ट 1975 में इसको लॉन्च किया हुआ था, और इसका यूज क्या था, टू स्टडी द अर्थ एटमॉस्फेयर। सेकंड में लिखेंगे इनसैट, ये 1980 में भेजा गया था,
और इसका काम क्या है? फॉर मॉनिटरिंग वेदर एंड टेली कम्युनिकेशन। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख कर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा सेक्शन सी यानी कि पार्ट सी फिनिश होता है। अब हम पार्ट डी को करते हैं। पार्ट डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इरिगेशन? डेस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 4 मार्क्स का है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो इसमें व्हाट इज इरिगेशन और डेस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, और इसका जो और वाला पार्ट भी हमें गिवन है, तो इन दोनों में से हमें कोई एक करना है। तो सबसे पहले, और इसका जो और वाला पार्ट है वो क्या है? राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स और ईच द फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेशिंग। तो इन दोनों में से हमको कोई एक करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद ये सेकंड वाला जो और वाला पार्ट है इसका आंसर हम देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। सबसे पहले आप इरिगेशन के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद जो डेस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन, इसके बाद ये बता देंगे स्प्रिंकल मेथड होता है और एक ड्रिप सिस्टम मेथड होता है। इसमें जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है उसमें क्या लिखेंगे आप? द इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। इट इज मोर यूजफुल इन द अनइवन एंड सैंडी लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें आपको ये लिख देना है। और इसके बाद जो सेकंड मेथड है उसको आप एक्सप्लेन करना है। ड्रिप सिस्टम, दिस irrigation system has an arrangement of pipes or tubes with very small holes in them to water plants drop by drop just at the base of the root. It is very efficient as water is not wasted at all. इसमें क्या होता है ड्रिप सिस्टम में? इसमें जहां पर आपकी रूट्स होती है प्लांट की, वहीं पर आपको पानी की सप्लाई करनी होती है, जिससे हमारा जो पानी का वेस्ट होता है वो कम से कम हो। ओके, तो इसमें आपको ये 2 मेथड के साथ और ये डेफिनेशन के साथ इसका आंसर अपने एग्जाम में देना है। अब देखिए इसका जो और वाला पार्ट है उसमें हमें क्या बताना है? इसमें आपको बताना है प्रिपरेशन ऑफ सोइल और फिर सोइंग, इसके बाद वीडिंग और इसके बाद एंड वाला। तो इसमें देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोइल में क्या लिखेंगे आप? सोइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग द सोइल। दे अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल and to breathe easily even when they are deep. तो ये हमारी क्रॉप प्रोडक्शन से पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल को की जाती है, जिससे हमारे क्या होता है रूट को पेनिट्रेट करने का टाइम मिल सके और वो डीप पेनिट्रेट हो सके। ओके, अब इसमें सेकंड क्या लिखेंगे? सोइंग। सोइंग में क्या बताएंगे आप? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सोइल इज कॉल्ड सोइंग। सबसे पहले आप सोइंग के बारे में बता देंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इन इज फनल शेप्ड। फनल शेप्ड की क्या होती थी? इसमें जो हमारे टूल्स होते थे वो फनल शेप्ड होते थे। नाउअडेज अ सीड ड्रिल इज यूज्ड टू सोइंग। तो इसमें अब आज के दिनों में क्या यूज किया जा रहा है? सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। दिस टूल सोस द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसमें आपको ये लिख देना है। सबसे पहले हमें सोइंग के बारे में बता देना है। इसमें पुटिंग सीड इनटू द सोइल इज कॉल्ड सोइंग। और इसके बाद क्या बताएंगे आप कि सबसे पहले ट्रेडिशनल जो मेथड था हमारा वो क्या था? फनल शेप्ड में। और आज के दिनों में क्या चल रहा है? ट्रैक्टर, जिससे हम सीड ड्रिल की हेल्प से सोइंग करते हैं। और दिस टूल शो द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ओके, अब देखिए सेकंड, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो क्या है? वीडिंग। इसमें क्या होता है? सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद क्रॉप and these unwanted plants are called weeds. The process of removing these unwanted plants is called weeding. देखिए जो हमारा जो मेन प्लांट होता है उसके साइड्स में क्या हो जाते हैं? जंगली घास उग जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वीडिंग। और इसे हमें रिमूव करना होता है, जिसकी अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये मेन प्लांट्स की ग्रोथ को रोक लेगा, इसलिए हमें इसको निकालना होता है यहाँ से, इस वीडिंग को, जिसकी वजह से मेन प्लांट ग्रो कर सके। तो आपको वीडिंग में ये बता देना। ओके, अब देखिए इसका जो एंडिंग वाला पार्ट है वो क्या है? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो उसका भूसा होता है उससे ग्रेन को अलग करना,
यही प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, थ्रेशिंग। तो आप में ये लिखकर आ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें ए दे रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, एंड बी दे रखा है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड सी दे रखा है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंड डी फ्लोरा एंड फौना। एंड इसका जो और वाला पार्ट है वो क्या है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, एनवायरमेंट, अर्थ एंड द नेक्स्ट जनरेशन। तो हमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिख के आएंगे अपने एग्जाम में, तो देखिए सबसे पहले देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें आपको डिफरेंस लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बताएंगे द एरिया रिजर्व इन अ फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखे आएंगे। और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या लिखेंगे, द एरिया मेंट फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस से इस तरह से लिखकर आ जाना है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या बताना है हमें, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन एन आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर एन एग्जीबिशन। ओके, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप क्या बताएंगे, अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल हैबिटेट और इसमें नेचुरल हैबिटेट। ओके, तो इसमें आप इस तरह से डिफरेंस बता सकते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो इसमें आप लिखेंगे द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू सच अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। ओके, और इसमें क्या लिखेंगे आप, एक्सटिंक्ट स्पीसीज में द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हुज नंबर इज 0 because of changes in their habitat and other calamities। ओके, तो इस तरह से हम इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। तो देखिए इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें बताना है फ्लोरा एंड फौना, इसमें डिफरेंस। तो इसमें हम बताएंगे फ्लोरा में द प्लांट्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट मीन्स जैसे जामुन, साल, ये पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो करते हैं। इसके बाद देखिए फौन, द एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे लियोपार्ड, चीता, एलिफेंट एक्सेट्रा, ये भी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए। फ्लोरा में क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स, और इसमें क्या पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद हम जो हमारा और वाला पार्ट था उसको अब हम करते हैं। देखिए जो इसका जो और वाला पार्ट है उसमें आपको क्या लिखना है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है वाइल्ड एनिमल, एनवायरमेंट, अर्थ एंड द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसके ए वाला पार्ट में क्या लिखेंगे, वाइल्ड एनिमल, इसमें आप क्या लिखेंगे, ट्रीज आर द हैबिटेट्स एज वेल एज सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। डिफोरेस्टेशन लीड्स टू द destruction of the natural habitats of wild animals। तो आप इसमें ये लिखकर आ सकते हैं कि इससे क्या होता है, अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो उससे डिस्ट्रक्शन होगा नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स क्या होने, धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। ओके, देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है एनवायरमेंट, इसके कारण क्या होगा, डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द एनवायरमेंट with the increase in the carbon dioxide level and a decrease in the oxygen level, it gives rise to global warming। अब डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होगा, वो टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, सीधा सीधा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, जो अर्थ के लिए काफी डेंजरस है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इट ऑल्सो लोअर द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर को धीरे धीरे कम करने लगेगा। मोर ओवर डिफोरेस्टेशन डिक्रीजेज द सोइल फर्टिलिटी एंड सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। इससे क्या होगा, देखिए जो एनवायरमेंट है, डिफोरेस्टेशन, अगर बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो पीने का पानी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है अर्थ, डिफोरेस्टेशन डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। इससे क्या होता है, डिफोरेस्टेशन से सोइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होती है, चेंजेस हो जाती है। ऑल दीज चेंजेस रिजल्ट इन डेजर्टिफिकेशन, इससे क्या हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन होने लगता है। डेजर्टिफिकेशन सारी जगह क्या होने लगता है, रेगिस्तान बनने लगते हैं, सूखा पड़ने लगता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट जनरेशन, इसमें क्या लिखेंगे आप,
Deforestation will majorly affect the life or next generation. The next generation will face problems at every step. अब देखिए स्टूडेंट, अब आप आए दिन देखते हैं कि पानी की कमी हो रही है, समस्या आ रही है, दिन पे दिन गर्मी बढ़ी जा रही है। वो उस वजह से हो रही है क्योंकि अब हमारी जो जनरेशन आ रही है वो ये सब कुछ फेस करेगी। Climatic condition will be adversely affected. There will be a scarcity of food and clean environment. Next generation will not be able to see most of the animal species due to habitat loss. Okay, इसकी वजह से जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी होगी एवरी स्टेप पर, क्योंकि क्या होगा, डिफोरेस्टेशन अगर ज्यादा होगा उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और मतलब जो पीने का पानी हो, ग्राउंड वाटर, वो कम होता जाएगा। उसके बाद जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं रहेगा, तो इससे हमें एवरी स्टेप पर फेस करनी पड़ेगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो नेक्स्ट जनरेशन को है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। और जो इसका और वाला पार्ट है उसमें भी एक न्यूमेरिकल है। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन? देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, तो डिफाइन कर देना है। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। ओके, ये दोनों आप लिख कर आ सकते हैं अपने एग्जाम में। फिर इसके बाद हमें टाइम गिवन है 4 सेकंड। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। और टाइम पीरियड क्या लिख देंगे, टाइम टेकन हमें गिवन है, टाइम टेकन 4 सेकंड है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना दे रखा है हमें, 40 टाइम, तो या 40 रख देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड 0.1 सेकंड। इसके बाद हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। टाइम पीरियड तो हमने निकाल लिया, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होगी, देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं 40 और टाइम टेकन कितना है 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 हर्ट्ज। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। अब देखिए इसका जो और वाला पार्ट है वो कैसे करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल हमें गिवन है, द साउंड from a mosquito is produced when it vibrates its wing at an average rate of 500 vibration per second. What is time period of the vibration? तो सबसे पहले इसी में भी आपको ये चीजें डिफाइन कर देनी है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द नंबर ऑफ वेव्स दैट passes a given point per second और the number of oscillations of a vibrating body per second और number of cycle per second। आप किसी तरह भी डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हमें बताना है मॉस्किटो वाइब्रेट इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, जो कि हमें गिवन है। ओके, इसके बाद हम क्या बताएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 500 हर्ट्ज, क्योंकि वाइब्रेशन पर सेकंड क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी ही होती है और फ्रीक्वेंसी हमें सीधे सीधे दे रखी है 500 हर्ट्ज। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के, ये ऐसे रेसिप्रोकल होता है 1 में होता है। ओके, तो देखिए टाइम पीरियड को क्या कर देंगे, टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, या फ्रीक्वेंसी देखिए 500 हर्ट्ज जा रही है, अब इसको 1/500 लिख देंगे। देखिए 1/500 तो ये कितना जाएगा 0.002 सेकंड। इसको आप सोल्व कर लेंगे फर्दर तो आपका ये आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। और इसके जो और वाला पार्ट है वो क्या है, एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। तो देखिए स्टूडेंट, इनके आंसर आप अपने एग्जाम में किस तरह लिख कर आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वी शुड ट्राई टू रिसाइकिल एंड रीयूज वाटर एज मच एज पॉसिबल। इसमें सेकंड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। आप अपने गार्डन में उसको यूज कर सकते हैं, जो भी आप वेजिटेबल्स धोते हो, वॉशिंग करते हो, उसके बाद जो पानी बचता है उसको आप अपने गार्डन में भी यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, वी शुड यूज लेस पॉलीथीन, आपको पॉलीथीन का लेस यूज करना है। और फोर्थ लिखना है, आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस कैन बी मेड ऑफ इको फ्रेंडली सब्सटेंस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो भी भगवान की मूर्तियां हैं जो आप बनाते हो वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि वो वाटर को पोल्यूट ना कर सके। अब देखिए इसका जो और वाला पार्ट है उसमें आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो इसका जो और वाला पार्ट है एसिड रेन, उसमें आप क्या बताएंगे, द हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. These acids then drop with rain, making the rain acidic. This is called acid rain.
अब देखिए स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप जब अपने एग्जाम में आंसर लिखते हैं इसका, तो इन दोनों गैसों को जरूर अपने आंसर में मेंशन करिए। अब देखिए होता क्या है, जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, और जितने भी पॉल्यूशन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है प्रेजेंट, पहले से वाटर वेपर है। अभी वाटर वेपर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब बारिश आती है तो उसके साथ हमारे अर्थ के सरफेस पर आ जाती है, जिससे क्या होती है, वो रेन क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और इस रेन जो एसिडिक रेन हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। अब इस एसिड रेन की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एसिड रेन कॉजेज स्किन इरिटेशन, ओके, इसमें सेकंड लिखेंगे इनहिबिट्स जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, इसमें थर्ड लिखेंगे कॉजेज कोरोजन टू ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल के जो वो मार्बल्स है वो क्या हो रहा है, उसमें मार्बल कैंसर हो रहा है, वो येलो पड़ रही है, ओके। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या लिखेंगे, चेंजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, ये क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी को कम करती है। इसके बाद क्या लिखेंगे, डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड एक्वेटिक लाइफ, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा मॉडल पेपर सोल्व होता है, ओके स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये मॉडल पेपर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। आगे ऐसे ही मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ये मॉडल पेपर जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।